डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और हम पॉलिटी की 27,000 क्वेश्चंस के आसपास जो है वो हम पूरी डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट है ये। हमने पहला पार्ट में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो पहला टॉपिक है उससे शुरुआत किया था हमने। तो ये इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बाकी 8-10 क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। और पूरी जो अगर आपने पहला टॉपिक नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप उसको जाके देखें ताकि आपको कंटिन्यूसली में ये समझ में आए। और आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुने और एक एक पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखिएगा लेक्चर को तो पूरा एक एक क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। और डिस्कशन भी हम डिटेल में कर रहे हैं, तो डिस्कशन भी ये छूट जाएगा और अल्टीमेटली आपके क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इफ़ यू वांट टू वॉच दिस लेक्चर प्लीज़ वॉच इट फुल्ली। और दूसरा मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आता रहे, जो कि हम लगातार 1-2 दिन पे वीडियो डालते जा रहे हैं, ताकि आपको हर एक कोई वीडियो आपका छूटे ना और एक एक वीडियो को आप अच्छे से देख सकें। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना हम लोगों ने 8वें क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था ये, इसीलिए नम्मा क्वेश्चन देखते हैं। नम्मा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे डायरकी किस एक्ट से आया था? ठीक है, सेंट्रल लेवल बोल रहा है, देखिए प्रोविंशियल लेवल नहीं बोल रहा है। बताइए, पहला है 1935, दूसरा 1990, 1909 और 1892। इसका आंसर होगा ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 एक्ट से डायरकी आया था। और अगर सेंट्रल लेवल पे बोलेगा तो ये 1919 से आया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ। किस चीज़ से एसोसिएटेड था 1909? 1909 इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट अलॉटमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी या लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप लोग बताइए, आप लोग पॉज करके बताइए और फिर आंसर सुन लीजिएगा। इसका है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट अलॉटमेंट। देखिए 1909 को मॉन्टेमेलो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। द सोड द सीड ऑफ सेपरेटिज्म। अभी जो हमारे सोसाइटी में सेपरेटिज्म है वो किस एक्ट से आया था? 1909 के एक्ट से आया था और इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री हो गया इसी कारण से, क्योंकि 1909 में ही सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें मुस्लिम लीडर को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन 11वां है, Which of the following is the principal feature of the Government of India Act 1919? ठीक है, पहला है the introduction of diarchy in the executive government of the provinces, introduction of separate communal electorate for the Muslim, तीसरा है devolution of legislative authority by the center to the provinces। तो इसका आंसर का ऑप्शंस देखिए आप लोग, इसका ऑप्शंस ये सारे हैं। ठीक है, ये IAS का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन जैसे आप गलत कीजिएगा और तीसरा भी है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा, दैट इज आंसर सी हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया था। एक्ट embodied the reforms recommended in the report of the Secretary of the State of India, एडविन मॉन्टागो। तो ये देखिए 1919 का जो एक्ट था, इसमें 2 प्रोविजंस लाए गए थे। पहला तो ये था कि डायरकी लाया गया था, दूसरा था डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस में पावर भी दिए गए थे। और है कि द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द प्रोविंस नोन एज डायरकी। अब देखिए डायरकी में क्या था, डायरकी जो बनाया गया था उसमें सब्जेक्ट्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, वो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड थे। Thus transfer subject executive power was given to the provinces by the central government। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे उसमें पावर किसको दिया गया था? ट्रांसफर सब्जेक्ट में पावर दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रोविंसेस को दिया गया था। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो थे, रिजर्व थे गवर्नर के लिए, एज गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव के लिए थी। एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम इज कंसर्न, द प्रोविजन हैड ऑलरेडी बीन मेड एक्ट ऑफ 1909। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कंटिन्यूड प्रोविजन फॉर द 6। अब देखिए कि 1909 में ही सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था मुस्लिम के लिए, और आगे आके जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो 6 के लिए, यूरोपियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए भी वो बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कब आया था?
1909, 1919, 1935 या 1947 के लिए? आंसर है इसका 1935। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस टू द गवर्नर एंड द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट जनरल बिहाफ द क्राउन्स। तो वेस्टेड, इसमें क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो है, इसकी सबसे, क्योंकि एक आदमी को अगर पावर सारा दे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो 1935 से गवर्नर्स को दे दिया गया था, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस इन द गवर्नर्स ऑफ द सेंटर, गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन्स, गवर्नर जनरल को दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेटिव मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाईकैमरल कब बनाया गया था? 1892, 1909, 1919 या 1935? तो आंसर होगा इसका सी, 1919। देखिए, बाईकैमरल का मतलब होता है टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, टू हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड इंडिया लेजिस्लेटिव बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द अपर हाउस नेमली काउंसिल ऑफ स्टेट। तो दो हाउसेज बना दिए गए, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लोअर हाउस नेम्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। Council of State was composed of 60 members, whom 34 were elected. Legislative Assembly was composed of 114 members, whom 104 were elected. तो 13 क्वेश्चन ये था, हमने कर लिया। देखिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि किस एक्ट से बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर बना, हमने अभी डिस्कस किया है। कौन सा एक्ट है? 1919। देखिए इसमें क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो फिर भी आप सॉल्व कीजिए, उससे आपकी रिवीजन होगी। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलीक ऑफ। अब देखिए ऑर्डिनेंस ये 1935 एक्ट में, क्योंकि गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सके। जो ऑर्डिनेंस का जो पावर था किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। तो 1935 में यही था। दो इन द ब्रिटिश इंडिया गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द इंडियन एक्ट 1861, ठीक है। प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इज फ्रॉम सेक्शन 42 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए 1861 का जो एक्ट है, 1861 के एक्ट, उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि जो गवर्नर जनरल है वो बिना काउंसिल के एडवाइस के भी ऑर्डिनेंस दे सकता है। मगर हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस का, वो सेक्शन 42 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है, ठीक है। which act for the first time made it possible for the Indians to take share in the administration of the country? पहली बार कब एडमिनिस्ट्रेशन का दिया गया था? एडमिनिस्ट्रेशन 1833 में, क्योंकि लॉ मेंबर्स को ये जो है चार्टर्ड एक्ट है, इसमें ही डाला गया था पहली बार इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 87 was one of the most important sections of the Charter Act 1833. It stated that no person of India or the Crown will be debarred from any place, post or services subject to the companies or ground of religion place laid down the foundation for the participation of Indian administration during the political movement. तो एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते थे। इनफैक्ट 1833 में ऐसा आया था कि ओपन कंपटीशन शुरू करने की इंट्रोडक्शन आई थी, मगर उसको हटा दिया गया था। और फिर बाद में 1853 में ओपन कंपटीशन मकाउले कमेटी भी आया था। तो 16 क्वेश्चन यही है। 17th क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान? सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये 1935 के एक्ट के थ्रू है। 1919 में भी दिया गया था, मगर वो पार्शियल पावर दिया गया था। तो मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में भी दिया गया, बट इट वाज अ पार्शियल पावर। सो 1935 होगा इसका आंसर। अगला देखिए, ये हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यही दिया है, सेपरेशन ऑफ पावर वाज मेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि प्रोविंसेस का सारे सब्जेक्ट्स भी डिवाइड कर दिए थे कि वो स्टेट लिस्ट पे भी बना सकते हैं या प्रोविंशियल लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बना सकते हैं। इट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड रिप्लेस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस विद डायरकी एट द सेंटर। और भी प्रोविजंस थे कि डायरकी एट द प्रोविंस जो लाया गया था 1919 से, उसको डायरेक्टली एट द सेंटर कर दिया गया। फेडरेशन ऑफ इंडिया भी था इसी में 1935 में ही। अब देखिए फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंट्रल कब आया था? फेडरल, सारे क्वेश्चंस का वही है, 1909, 1935 होगा इसका आंसर। अब प्रोविजन एस्टैब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूडेड इन 1935, 1940, 1919 या 1946। इसका आंसर हो जाएगा 1935। अब ये 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी। सेम ही क्वेश्चन है ना, फेडरल पॉलिटी 19 कौन सा होगा? 1935।
अब 21वां क्वेश्चन है, इन अ फेडरल एस्टैब्लिश अंडर इन अ फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर द चार्टर इन द एक्ट 1935 रेसिडरी पावर किसको दिया गया था? देखिए रेसिडरी पावर फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर, वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। 21 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए रेसिडरी पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल इन इंडिया, फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitution history of India adopted in Government of India Act 1935? देखिए कौन सा परमानेंट कंस्टिट्यूएंट नहीं था उसमें? रिटर्न कंस्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इनवाइजिंग स्कीम ऑफ फेडरेशन, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल नंबर टू द लेजिस्लेचर। ए होगा इसका आंसर। देखिए तीनों चीज़ था, फेडरेशन भी था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, नॉमिनेट भी होते थे, ये नहीं था। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री नहीं था, मतलब ये होगा इसका आंसर। प्रोविजन ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वाज नोट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, सॉरी इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो चैप्टर है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आप लोग पूरा लेक्चर भी देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे। इट वॉज मैंसन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द क्रिप्स मिशन। अब देखिए कि ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कब बात की गई थी, ये क्रिप्स मिशन में। रेस्ट ऑल 3 प्रोविजंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ 1935। तब से 23rd क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर्स ऑफ द 1935। अब कौन सा नहीं है? द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, रेसिडरी पावर अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अबॉलिश डायरेक्टिव ऑफ द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस टू द सेंटर। देखिए इसका आंसर होगा बी, काहे कि ये रेसिडरी पावर प्रोविंशियल के पास नहीं था, गवर्नर जनरल के पास था, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए बी आंसर, सेंट्रल नॉट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रेसिडरी पावर किसके पास था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। अगला 24वां क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज इंपॉर्टेंट? कौन सा इंपॉर्टेंट है? मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गिव इंडिपेंडेंट इंडिया, एनविजेज पार्टीशन ऑफ इंडिया, अबॉलिश नेटिव स्टेट। तो ये होगा मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये 24 का। ये is an important source of the Constitution of India. Many provision of the Indian Constitution, like the federal government hierarchy at the center, distribution of power between center and the state, and establishment of federal court. ये भी था, फेडरल कोर्ट भी डिस्ट्रीब्यूट, और ये डायरकी, ये प्रोविजन भी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? अब बर्मा किस एक्ट से सेपरेट हुआ था? 1909, 1919, और भी कौन कौन से प्रोविजंस हैं, या 1935 या 1947? इसका सी होगा आंसर। 1935 से सेपरेट हुआ था। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब देखिए इन हाउ मेनी ये क्या दिया क्वेश्चंस है, वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन 1937? कांग्रेस मिनिस्ट्री कितने प्रोविंस में फॉर्म हुई थी? 11, 6, 9 या 3? देखिए इसमें से कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर 8 प्रोविंसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बी मार सकते हैं इसमें, अगर इसमें आंसर कुछ नहीं दिया हुआ, बी मार सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 8 प्रोविंसेस में ऐसा वही सबसे नज़दीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन बिटवीन 1937 से 37 एज मैंडेटेड गवर्नमेंट ऑफ 1935 के अनुसार 11 प्रोविंस में हुए थे। इसमें देखिए बताया कि कांग्रेस 11 में हुए थे, उसमें से 3 जीते थे। कांग्रेस मिनिस्ट्री 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, नन ऑफ द गिवन। तो ये 9 ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं, नियरेस्ट डियरेस्ट वही है। 27 as the proposal framing constitution of India was elected was made by क्रिप्स मिशन से ये बनाया गया था। 7 कमीशन इससे नहीं बनाया गया था, क्रिप्स मिशन से बनाया गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली से होना चाहिए। प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय द क्रिप्स मिशन 1942। अब देखिए इलबर्ट बिल आया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इलबर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न। क्या ये है, या स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लाना लोकल प्रेस पे, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम इन इंडिया, टू इम्प्लीमेंट द आर्म्स एक्ट, क्या आर्म्स एक्ट के लिए था? इसका आंसर ये होगा कि देखिए कि पहले क्या था कि आपके यूरोपियंस को जो ट्राई करना था, यूरोपियंस अगर कोई गलती करते हैं तो उनके लिए, और बाकी के लिए जो था, बाकी के लिए अलग अलग, बाकी इंडियंस के लिए अलग अलग जो जजेस थे। तो इलबर्ट में लाया गया था कि दोनों को एक फ्रंट में इक्वल स्टेटस में रखा जाए। 1883 में फॉर ब्रिटिश बाय द वाइसरॉय रिपन ने लेके आया था इसको। वाज प्रपोज एन अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग लॉ इन द कंट्री अलाउ करेगा इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स के लिए इन क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, समथिंग विच वाज नॉट अलाउड एट द टाइम। उस टाइम पे नहीं हो सकता था कि इंडियन जजेस
इंडियन जजेस भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी अब ट्राई कर सकते थे। तो 28 का आंसर आपने देख लिए क्या था। अब देखिए इसमें क्या, एज पर द कैबिनेट मिशन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड अलोकेटेड मेंबर सीट्स। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हर एक सीट्स के लिए हर एक प्रोविंस में था, वन रिप्रेजेंटेड वर इन रेशियो ऑफ व्हिच पॉपुलेशन, एक आदमी कितने पॉपुलेशन पे, तो वो था 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। आंसर है बी, 10 लाख पे था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। मिशन प्रपोज द प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंस वाज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पे बेस्ड था। एक था 10 लाख पॉपुलेशन में। अब यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कौन नहीं था मेंबर इसमें, विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों था, लॉरेंस, क्रिप्स और ये होगा विलियम वुड होगा इसका आंसर, 30 का ये होगा। सर पैट्रिक वुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, विलियम वुड इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। द इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश अंडर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली किस से बना था, मतलब किसके अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्रिप्स मिशन है और कैबिनेट मिशन है, तो कैबिनेट मिशन के अंदर ये आया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है, तो कैबिनेट मिशन के अंदर आया था, ये एस्टैब्लिश हुआ था। प्रपोजल ये लेके आया था क्रिप्स मिशन, मगर क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया था, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। was constituted under cabinet 1946 on the basis of representation election। अब देखिए इन द इंटर गवर्नमेंट ऑफ 1946 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, जो गोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद। आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू थे। इंटरिम गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन द कंडीशन दैट इंटरिम गवर्नमेंट वुड टेक चार्ज लेटेस्ट वाइसरॉय वाज द प्रेसिडेंट। अब वाइसरॉय जो था माउंटबेटन, प्रेसिडेंट था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जवाहरलाल नेहरू उसका क्या था, वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये नेशनल गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर इन द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 में जो हुआ था, कौन नहीं था, राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। ये राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तीनों थे, एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो ये 33 का है कि कैबिनेट मिशन डिक्लेरेशन होगा इंटरिम गवर्नमेंट। सी राजा गोपालाचारी जो था एजुकेशन मिनिस्टर था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थे, जगजीवन राम मिनिस्टर ऑफ लेबर, एस राधाकृष्णन जो था गवर्नमेंट। अब देखिए ये क्या है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान हिंदू एंड मुस्लिम, देखिए अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द मेंबर ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। ठीक है, द वेबल थॉट द अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ मुस्लिम, ये तो सही लग रहा है कि वेबल, दोनों चीज सही था, ये तो सही है, हिंदू एंड मुस्लिम एग्जीक्यूटिव इक्वल होना चाहिए। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड, ऐसा कुछ नहीं था। तो आंसर ये ट्रू और फॉल्स है। लॉर्ड वेवेल हु हैव स्टार्टेड लॉर्ड हु हैव सक्सीडेड लॉर्ड लिंथगलो एज गवर्नर टू रिजॉल्व द डेडलॉक, हटाने के लिए कोशिश किया। इंग्लैंड गया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इन मार्च 1945। There he thoroughly discussed the British government about the Indian administration and made some proposal। 1945 में proposal was made public by the name of Wavell Plan बनाया गया। Propose किया restructuring Governor General Executive Council which have in balanced representation of the main communities का balance representation होगा, equal proportion of Hindu and Muslim। All the portfolio except defense were to be held by the Indian members। खाली डिफेंस को छोड़ के सारे जो होंगे इंडियंस होंगे, हिंदू मुस्लिम इक्वल होगा, इंक्लूडिंग फॉरेन डिपार्टमेंट्स। वेबल प्लान प्रपोज एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बोला था इक्वल रिप्रेजेंटेशन हिंदू मुस्लिम का हो जाए इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अपार्ट फ्रॉम द वाइसरॉय कमांडर इन चीफ इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और मेंबर्स क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। रिमूव डेडलॉक इन कंस्टिट्यूशन मेजर टू प्रमोट द सेल्फ गवर्नमेंट्स, बट इन नेवर इंटेंडेड टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम अवॉइड पार्टीशन। वो पार्टीशन करने का कुछ, उनका अवॉइड करने का कुछ इरादा नहीं था, इसीलिए गलत है। वेबल प्लान बोला था हिंदू मुस्लिम इक्वल होना चाहिए। ये 34th क्वेश्चन है। 35th देखते हैं। हु गिव द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे तो एम एन रॉय दिया था, मगर ये स्वराज पार्टी था 1934 का, ये हो जाएगा आंसर। कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, वो सब सेकेंड था, मुस्लिम 1940, स्वराज पार्टी 1934। स्वराज पार्टी अरुणाचल में 1934 में शॉर्ट राइट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ रूल और मेड प्रपोजल फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। कंपोज्ड ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, इट वाज फर्स्ट ओकेजन व्हेन द इंडियन डिमांडेड फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्वराज पार्टी 1934 हो जाएगा आंसर इसका।
36 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन क्रिएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। असेंबली क्या वो वोटिंग एडल्ट सफरेज से नहीं था? असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज, बहुत सारे कमिटी थे। अब देखिए कि दूसरा तो सही है। अब देखिए पहला भी नॉट ट्रू में ये सारे ये भी सही है, डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा जो है गलत है, तो टू तो होगा ही होगा आपके आंसर्स में। और नोट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, तो इसका आंसर ए दे रखा है इसे। नॉट ट्रू मतलब ये तो ऐसे, ये तो सही है। आपको क्या क्या दे रखा है? 1 और 2 दे रखा है। मल्टी असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। अगर ऐसे देखा जाए असेंबली मल्टी पार्टी बॉडी था, नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के मोस्टली मेंबर्स थे इसमें, तो वो वर्क थ्रू वेरियस। बहुत सारे इस पर कन्फ्यूजन हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने भी इसमें कन्फ्यूजन था, तो यूपीएससी ने आंसर ए दिया हुआ है इसका कि 1 और 2 होगा, वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। ये तो सही स्टेटमेंट है, तो गलत स्टेटमेंट तो है नहीं, ये तो सही स्टेटमेंट है। इसमें गलत पूछा है, ये गलत है, दूसरा गलत है, और 2 3 होना चाहिए। क्या दिया? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट वाज यूज्ड एज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इन दिस वे कंस्टिट्यूएंट वाज द रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन था ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, पीपल ऑफ सेवरल पार्टीज वर इन्वॉल्व इन इट, तो सेवरल पार्टी इन्वॉल्व थे, सेवरल पार्टी भी इन्वॉल्व थे इसमें, मल्टी पार्टी था। ठीक है, अंडर कमिटी ऑपरेटर मल्टी पार्टी थे, मगर मोस्टली कांग्रेस के ही मेंबर थे इसमें। तो अगर इसका आंसर ऐसे होना चाहिए, से ओनली टू कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए ए दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली? इनकरेक्ट कौन सा? इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग द ड्राफ्टिंग कमिटी। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से देखिए इसको। पहला तो सही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, पारसीज वेर एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज। और तीसरा, इलेक्टोरल प्रोसेस वाज हेल्ड विद द 6th शेड्यूल ऑफ इतना विच अलाउड द रेस्ट्रिक्शन फ्रेंचाइज ऑन टैक्स एंड उतना। तो यही है ना, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ था? इनडायरेक्ट हर एक तरह के इलेक्शन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन भी, इनडायरेक्टली भी चोजन थे, तो आंसर सी दिया है इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट वाज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंस, तो बेसिस इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अगला 38th क्वेश्चन क्या है? मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, इलेक्टेड बाय इलेक्शन ऑन वेरियस प्रोविंसेस, तो सी हो जाएगा। इलेक्टेड थे लेजिस्लेटिव असेंबली वेरियस प्रोविंस, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। 30 इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेरियस प्रोविंसेस, ईच प्रोविंसेस each Indian state or group of allocated to the total number of the seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1 in a million. 292 members while Indian states allocated में 293, वही 292 और 93 सीट्स दिए गए थे प्रोविंसेस को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 with reference to the Indian history the member of the constituent assembly from the provinces were, प्रोविंस कैसे थे? डायरेक्टली इलेक्टेड थे, या नॉमिनेटेड थे, या इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था, या सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एक्सपर्टीज? ये थे इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सेम एक्सप्लेनेशन है, कैबिनेट मिशन प्लान से आया था। हाउ वेयर द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? डायरेक्टली, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर्स, या प्रोविंशियल या बाय प्रोविंशियल असेंबलीज? आंसर हो जाएगा डी, प्रोविंशियल असेंबलीज। एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछा गया है। पहला चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा है, और कौन कौन सा ऑप्शन? राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन है, तो राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो टेम्पररी थे। पहला मीटिंग में आए थे 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज परमानेंट चेयरमैन 11 दिसंबर 1946 को किसने प्रपोज किया था? डॉक्टर जे बी कृपलानी ने किया था। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? तो आंसर वही होगा, पहला मीटिंग बोल रहा है, तो पहला मीटिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। हमने पहले ऊपर भी पढ़ा, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेयर्ड बाय, पहला दिन का जो सेशन है, तो क्या होगा आंसर इसका? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, अय्यर, या जवाहरलाल नेहरू? यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया का? सेम आंसर है, भीमराव राजेंद्र प्रसाद ही होगा इसका भी आंसर। 45 क्वेश्चन हो गया। 46वां क्वेश्चन है, किस दिन अडॉप्ट किया था हमने?
तो देखिए एडॉप्शन का डेट क्या है कि नहीं, एडॉप्शन नहीं है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, किस दिन एस्टैब्लिश हुआ था? तो 10, 9 दिसंबर, 26 नवंबर या 26 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अनडिवाइडेड इंडिया हो गया, फर्स्ट मीटिंग ऑफ 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? तो इसमें देखा है कि यहाँ पे दिसंबर 1946 में हुआ था एस्टैब्लिश्ड। आंसर ये हो जाएगा। पहला सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ था हेल्ड? 10 जून, 9 दिसंबर, यही होगा आंसर, 9 दिसंबर 1946। अब है वही सेम क्वेश्चन है, पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। रिजोल्यूशन फॉर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947, ये होगा आंसर बी है। 22 जनवरी 1947 a constitution for constitution of India was unanimously adopted by the constituent assemblies which was presented by the Jawaharlal Nehru on 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, हमने 50 क्वेश्चन आज डिस्कस किया है, बाकी के जो चैप्टर्स के और 50 क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आप लोग का इंटरेस्ट ना चला जाए, इसीलिए यहीं तक रखते हैं। एंड और इसका सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगला लेक्चर में डालूँ तो आप लोग को ध्यान रहे और आप लोग को नोटिफिकेशन आए। थैंक यू गाइज।